विधानसभा 2025 जस्ट आने वाला है और जितनी राजनीति का खेल है वो शुरू हो चुका है। और आज भी मैं मजबूर हो गया हूं वीडियो बनाने का। वीडियो बनाने की आदत रही है, लेकिन कई बार ऐसा सोचा कि वीडियो बनाने से कई बार ऐसा लगता है कि बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। लेकिन आज ऐसी बातें करने आया हूं कि भगत सिंह की धरती रही है। भगत सिंह ने हमेशा कहा है कि कभी कभी धमाकों की जरूरत होती है ताकि सभी को आसानी से सुनाई दे सके। आज पुराने खिलाड़ियों की बात समाज में जनता खुद नहीं करना चाहती, वो खुद उनकी बातें करके उब चुकी है। तो आखिर अब बात किसकी होगी? बात अभी 3 चेहरों की हो रही है और आज इस वीडियो के मार्फत, वीडियो की सहायता से मैं चाहता हूं इस तीनों चेहरों को आप जरूर जाने, जरूर पहचाने। और यह वीडियो मैं एक आम इंसान की तरह बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें फैक्ट की ज्यादा बात होगी। एक भी फैक्ट पर आप उंगली नहीं उठा सकते। एक बार भी अगर आप यह बता देंगे कि जो फैक्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वह फैक्ट गलत है तो यह वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 युवा नेताओं से। मैंने पहले कहा 3 युवाओं की चर्चा हो रही है कि शायद अगला मुख्यमंत्री इन तीनों में से कौन होगा, इनकी क्या दावेदारी होगी। हालांकि यह भी सर्वविदित है कि अभी भी 2 ही धुरी हैं, एक एनडीए, एक यूपीए। मानकर चला जा सकता है कि या तो लालू प्रसाद यादव की टीम या तो नीतीश कुमार की टीम, यही दोनों में से कोई विजेता होगी। लेकिन फिर भी मानते हैं कि इस 3 युवाओं की बात हो रही है क्योंकि बिहार के भविष्य यही तीनों युवाओं में से कोई एक हो सकता है। तो सबसे पहली शुरुआत चिराग पासवान से। बहुत हो हल्ला हुआ, आरा से यह घोषणा की गई कि हम 2025 में 243 सीटों पर लड़ेंगे। जरा सोच कर देखिए, इनका एक स्टेटमेंट आया कि मुझे बिहार वापस बुला रहा है। किस बिहार की बात कर रहे हैं वो? इसमें 2 बातें हैं, या तो वो आज तक बिहार को नहीं समझे हैं या बिहार की जनता को वो बेवकूफ समझते रहे हैं कि मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने जो मुझे आज तक विधायक, सांसद बनाकर रखा उसका कोई महत्व नहीं था, वो बिहार से बाहर था। अगर मैं हाजीपुर से आज सांसद हूं, जमुई से आज सांसद हूं, या हमारे जो भी 5 सीट आए हैं, या पिछली बार जो सीटें हम नहीं लड़ पाए या लड़े या जीते या हारे, वो बिहार से बाहर था। ये साफ साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बिहार वापस आ रहा हूं। बहुत हुआ, बिहार को ना समझ पाया था, ना समझने की कोशिश की थी। बिहार से तो कोई नाता ही नहीं था, बिहार में तो कभी चुनाव ही नहीं लड़ा था, कभी बिहारियों ने मौका ही नहीं दिया था। कुछ जो सरकारी फंड आते हैं सांसद का, वो भी आज तक नहीं मिला था। मैं बिहार वापस आ रहा हूं, ये उसका लाइन है, ये उनका लाइन है। सोच कर देखिए, ऐसे व्यक्ति से आप उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार बदला जा सकता है? कदापि नहीं। अगर पुराने घोड़ों से ही रेस जीतने की कवायद होगी, अगर पुराने घोड़े ही रेस जीत जाएंगे, तो मुझे लगता है कि पुराने घोड़े में फिर तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ही सही हैं। नए घोड़ों की जरूरत क्या है? अगर पुरानी परंपराओं से, पुरानी नीति से ही चुनाव जीतने की कोशिश की जाएगी, तो यह बात बिहारियों के लिए अपमान है कि कोई लोकतंत्र में जीता हुआ व्यक्ति यह कहता है, उसी लोकतंत्र के क्षेत्र से जीतकर यह कहता है कि मैं बिहार वापस आ रहा हूं। यह हर बिहारियों की, इस बिहारी मिट्टी की बेइज्जती है। चलिए दूसरा नाम प्रशांत किशोर जी का है। इनकी भी चर्चाएं होनी चाहिए और मुझे तो लगता है कि थोड़े देर के लिए एक आम जनता के रूप में मुझे यह भी कह देना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही कह दिया कि मैं भी एक आम जनता के हैसियत से यह वीडियो बना रहा हूं। वो प्रयास कर रहे हैं, एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। शायद वो ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव लाया जा सकता है। वो उन्होंने एक ऐसी टीम खड़ी कर दी है जहां पर आपको चारों तरफ देखकर लगेगा कि आने वाले समय में इन्हीं की पार्टी की आंधी है। ऐसा आपको प्रतीत होगा युवाओं के मन में उन्होंने जो आग पैदा की है। तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो व्यक्ति है, वो प्रशांत किशोर होंगे। लेकिन जो तीसरा नाम है, उससे पहले प्रशांत किशोर जी के बारे में भी आपको जानना चाहिए। अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से आए हुए, वो
2014 में फेमस हुए। हालांकि उससे पहले भी गुजरात में उन्होंने बीजेपी सरकार के लिए काम किया था। उन्होंने एक कंपनी बनाई कि आप मुझे कुछ पेमेंट करें और मैं आपको जिताने में मदद करूंगा। 2014 में फेमस हुए। शायद यह कहा गया कि मोदी जी को जिताने में उनका बड़ा योगदान था। उस मोदी जी को जो उस समय देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री थे, गुजरात मॉडल पूरे देश में अपनाए जाने की बात हो रही थी, उन्हें जिताए जाने का श्रेय कहा गया कि प्रशांत किशोर जी को जा रहा है। ये राजनीति में आते हैं। 2018 में ये जदयू को ज्वाइन करते हैं। जदयू को वो ज्वाइन करते हैं। उपाध्यक्ष की उन्हें कुर्सी दी जाती है। पटना विश्वविद्यालय में जो इलेक्शन हुए, काफी ज्यादा वो दिमाग लगाते हैं कि जदयू का जो कैंडिडेट है वो जीत जाए। उपाध्यक्ष बनते ही पूरे बिहार में युवाओं से एक अपील करते हैं कि अगर राजनीति में कदम रखना चाहते हैं तो आइए जदयू के साथ मिलकर बिहार बदलते हैं। पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो बताए जाने की जरूरत है नहीं, लेकिन इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते हैं कि वो जदयू के उपाध्यक्ष रहे। जदयू के उपाध्यक्ष के बाद 2020 में कोरोना से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बिहार की बात करके फेसबुक पेज बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या कंफ्यूजन थी, जाने अनजाने में कई बार उन्होंने न्यूज़पेपर में यह स्टेटमेंट दिया है कि आज भी कांग्रेस मेरी फेवरेट पार्टी है। यह टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका आर्टिकल है। उसके बाद 2022 में पता नहीं उन्हें कहां से मोटिवेशन मिलता है, कहां से एनर्जी आती है, वो जगते हैं और बिहार घूमने की कोशिश करते हैं। बिहार घूम घूम कर यह बताने की कोशिश करते हैं कि मैं बिहार बदल दूंगा। अब आइए तीसरे व्यक्तित्व पर, जिसका नाम पुष्पम प्रिया चौधरी है। एक महिला है, लंदन से पढ़ी लिखी है, पूरी स्कूलिंग बचपन से दरभंगा से पूरी की, फिर मुंबई गई, मुंबई के बाद मुंबई पुणे महाराष्ट्र गई, फिर वहां से वो लंदन चली गई पढ़ने के लिए। पूरी राजनीतिक विरासत है। नीतीश कुमार जो देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री में से उन्हें गिना जाता है, चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री और देश के गिने चुने मुख्यमंत्रियों में भी उनका नाम है, उनसे बहुत घरेलू संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि उनके परिवार ने बहुत ज्यादा मदद की नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार जी ने भी हमेशा उनके पारिवारिक फैमिली की तरह ही उनका साथ दिया। बिलोंग करती थी, लेकिन तय करती है कि एक नई पार्टी का निर्माण किया जाए। जैसे ही यह तय होता है कि एक नई पार्टी का निर्माण किया जाए, तो अपने प्रोफेसर से जब वो पढ़ रही थी तो वहां से नाम सुनकर उन्होंने प्लूरल्स नाम अपनी पार्टी का रखा, जिसका मतलब ही होता है बहुलवाद। और उन्होंने हमेशा इस बात के लिए हमेशा वो अडिग रही कि बदलाव तभी होगा जब पुराने स्लेट को पूरी तरीके से मिटा दिया जाता है। मिटा देना पड़ेगा। आप कई ऐसे वीडियो उनके देख सकते हैं, पूरी तरह मिटा दिया गया, तभी जाकर आप बिहार बदल सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत काम करना है, पुल का निर्माण करना है, विकास की बात करनी है तो हो सकती है, लेकिन संपूर्ण बदलाव चाहते हैं तो एक जो स्लेट में जितनी कहानियां लिखी गई है उसे मिटाना पड़ेगा। उनका यह स्टेटमेंट है। इसलिए उन्होंने नींव से बदलाव की शुरुआत की। पार्टी का नाम प्लूरल्स रखा, बहुलवाद। और उनको ऐसा लगा कि सेकुलर से ज्यादा अच्छा शब्द प्लूरल्स हो सकता है। एक बार आप रिसर्च कर लें, अगर पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी आपकी इंटरेस्ट है। दूसरा, उन्होंने पद यात्रा के साथ साथ पूरे बिहार में घूम घूम कर यह नीति और पॉलिसीज बताने की कोशिश की कि बिहार में कितनी संभावनाएं हैं, चाहे वो बंद पड़े कारखाने हो, चाहे वो जमीन की बात हो, चाहे वो भूमि की बात हो, चाहे वो उपजाऊ जमीन की बात हो, चाहे वो कई उद्योग हैं जो मरे पड़े उद्योग हैं, मुजफ्फरपुर हो गया हो, भागलपुर हो, कई जगह जाकर उस जगह पर जाकर साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत संभावनाएं हैं और बिहार को बदला जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, बोलकर नहीं बदला जा सकता है, उसके तस्वीरें हैं, उसके सामने खड़े होकर उसको दिखाकर उसके बारे में बात कर इन्होंने कहा कि बिहार को बदला जा सकता है। और बात करने के बाद भी कई पुराने लोग जुड़ना चाहे वो औरत थे या मर्द थे, साफ शब्दों में कहा गया कि एक नई राजनीतिक पीढ़ी का निर्माण होगा, चाहे मुझे वर्षों संघर्ष करना पड़े। बहुत आसान था राजनीतिक सीढ़ी पकड़कर जदयू का दामन थाम लेना, या किसी बड़ी पार्टी में अगर अकेले चली जाती तो आराम से किसी न किसी पार्टी से सीट मिल जाती, लेकिन फिर भी रास्ता चुना संघर्ष का, लड़ने का, एक नीति के साथ, यह दिखाकर
बड़ी बातें करके नहीं कि हम ये कर देंगे, बदल देंगे, बिहार को माइग्रेशन चाहिए, बिहार को माइग्रेशन से रोकना होगा तो बिहार को बदल देंगे, तो बिहार को उद्योग चाहिए। ये सब बातें तो सारी बातें हो गई, लेकिन इसके अलावा जो बातें हुई कि हम कैसे बदलेंगे, आखिर कैसे हम रुकेंगे। याद कीजिए वो मोतिहारी के ओरवेल की कहानी, अगर आपको अगर यह कहानी पता होगा, वो जो मुजफ्फरपुर में लख और लाह का जो उद्योग था उसकी बातें करना, भागलपुर की सिल्क नगरी में जाकर, उस घर में जाकर, उस उद्योग के पास पहुंचकर बातें करना, छपरा के उस मॉटन फैक्ट्री का बात करना, नालंदा के उस व्यक्ति, उस युवा का बात करना जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अनाज उपजाकर। भूमि इतनी उपजाऊ है, दुनिया में सबसे ज्यादा शायद उपजाऊ है बिहार की भूमि। इसकी बात कर कर चुनाव आता है, अडिग रही, पुराने किसी भी नेता को नहीं आने दी। बहुत आसान था कि जैसे ही पुराने नेता कोई आएंगे तो थोड़ी सी पार्टी मजबूत हो जाएगी, लेकिन एक नई राजनीतिक पीढ़ी का निर्माण करना था आगे बिहार को बदलने के लिए, तो नए लोग चाहिए थे, अच्छे लोग चाहिए थे। इसलिए उस बात पर अडिग रही कि अपनी कुर्बानी दूंगी, अपनी पार्टी की कुर्बानी दूंगी, लेकिन पुराने घोड़ों को शामिल नहीं करूंगी, और उन्होंने नहीं किया। 2020 में पार्टी का निर्माण होता है, लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, धूमधाम से पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा जाता है, और पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी होगी राजनीति के इतिहास में कि कई कैंडिडेट के पास 10,000 रुपये नहीं थे नॉमिनेशन के, छोड़ दीजिए लाखों करोड़ों रुपये, और उसको विश्वास दिलाया गया कि तुम भी राजनीति कर सकते हो। 148 सीटों पर फाइनली इलेक्शन लड़ी, चारों तरफ से 2-4 लाख वोट आए, लेकिन आज 2025 में भी अडिग है। बहुत आसानी से किसी भी पुराने मुखिया के पास जाकर, किसी भी पुराने पूर्व विधायक के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करके पार्टी में ला सकती थी, लेकिन अगले वीडियो में कोशिश करूंगा यह बताने की कि इस पार्टी के आज भी बड़े नेता कौन हैं, उनकी क्या हैसियत है, वो क्या करते हैं। और आज तीनों कहानी सुनने के बाद आप तय करें कि अगर चौथा व्यक्ति मैं रहूं और मैं चिल्ला कर कहूं कि अगला मुख्यमंत्री या अगला नेता बिहार का मैं बनूंगा, आपको तो तय करना होगा कि चिल्लाने वाले व्यक्ति की नियति कैसी है, वो कहां से आया है, वो क्या कुर्बान करके आया है, और उसने कितनी संघर्ष की है, और अपने असूलों और अपने संघर्ष के दौरान भी अपनी जो नीति थी, अपनी जो नैतिकता थी, उसको आज तक नहीं छोड़ी है। अब आप तय कीजिए इस तीनों व्यक्ति में बिहार का भविष्य कौन हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए, थोड़े से ही वक्त में एक जो दावा करते हैं पार्टी, अब एक नई पार्टी की बिहार बदलने की, थोड़े से वक्त में उन्हें ही टिकट दे दिया जो पहले से मजबूत थे, उन्हें ही पार्टी में शामिल करके स्टेज पर जगह दे रहे हैं जो बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, पूर्व में किसी के और अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व में किसी के और बड़े अधिकारी रहे हैं, उन्हें ही वो जगह दे रहे हैं। उन लाखों कार्यकर्ताओं का क्या, जो अपनी पार्टी की नीति के साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो बिहार नहीं बदल सकता। और अपनी पार्टी के नीति के साथ खड़ी इस महिला को आपको समझना होगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस पार्टी में कौन कौन बड़े नाम हैं, उसको जब आप जान जाएंगे तो आप खुद तय कर लेंगे, और आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार का भविष्य कौन है और बिहार का भविष्य कौन हो सकता है। धन्यवाद।